हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज हम लोग साइंस के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 2021 में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उनके हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखे थे। अब उसी के आगे के प्रश्न जो 30 क्वेश्चंस आपके जानते हैं कि सीटेट में आपको 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं और 30 क्वेश्चंस मैथ के होते हैं। तो 30 क्वेश्चन साइंस में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे, आगे के 15 क्वेश्चंस आज करेंगे। तो आगे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो जाके देख लीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो तैयारी है 40 डेज़ करीब लगभग आपके पास है। और इन दिनों में जितनी तैयारी आप कर सकते हैं खुद से, चाहे किसी भी तरीके से आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आप सीटेट को बार बार देना कोई समझदारी का काम नहीं है। क्वालिफाइंग पेपर है, इस पे एक ही बार में जितनी मेहनत आप कर सकते हैं करके इसको क्वालिफाई करके रख लीजिए। ये आपको एग्ज़ाम देने में आपका जो मेन टारगेट है वो सीटेट नहीं है, वो एक जॉब लेना है। और जॉब लेने के लिए फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका सीटेट क्वालिफाई करना है। तो इस स्टेज को पार किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए और इसको क्वालिफाई करके एक बार आप अपने घर पास ये सर्टिफिकेट रख लीजिए। तो अभी भी समय कुछ बीता खास नहीं है, अभी से भी आप अपनी तैयारी पे अगर ध्यान देंगे तो ये पेपर आपके पक्ष में होगा, आप उसको आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर किए बिना अपने क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और इन क्वेश्चंस को कैसे हमको प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से हमको साइंस में एक भी नंबर ऐसा नहीं होने देना है जो हमें ना आए। तो समझ के चीज़ों को करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो मिट्टी के बारे में बात की गई है। हम लोग जानते हैं कि अगर मिट्टी की बात की जाए तो कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिनके बीच में स्पेस होता है, कुछ मिट्टियाँ इतनी चिकनी होती हैं, उनके कण इतने महीन होते हैं कि उनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होता है। तो उसी तरीके से सही कथन को पहचानिए। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। बलुआ मिट्टी में महीन कणों का अनुपात चिकनी मिट्टी की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, जबकि जो बलुआ मिट्टी होती है उसके कण जो होते हैं, अगर आप जानते होंगे तो चिकनी मिट्टी की कण जो होता है ज़्यादा महीन होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं। चिकनी मिट्टी में मृदा बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। जी नहीं, जो बलुआ मिट्टी है उसमें ज़्यादा बड़े कण होते हैं इन कंपैरिजन टू दोमट मृदा। तो चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। तो ये बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगर आप मिट्टी नेचुरल लाइफ में, अपनी जनरल लाइफ में भी आप देखे हैं तो आप आराम से इन चीज़ों को कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, वहाँ पे ये मिट्टी वाले चैप्टर में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। विटामिन एक्स की हीनता की कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन एक तरीके से आंसर ख़त्म हो जाता है। जिसको पता है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है, वो डायरेक्ट यहाँ पे A, B, C और D दिया हुआ है। यहीं से ये ऑप्शन अगर मैं आगे का ना भी पढ़ूँ तो भी लगा सकती हूँ। ठीक है, तो ये नहीं होगा, B नहीं होगा। और आप समझते हैं कि अब विटामिन खनिज के वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। वाई यहाँ पे क्या है और एक्स और आगे दिया हुआ है एक्स भोजन जड में पाया जाता है। यानी आपको एक्स, वाई और जेड की पहचान करनी है। देखिए सबसे पहले किस विटामिन के कारण की कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है, तो वो होता है विटामिन सी। अब यहीं पे ऑप्शन आपका पकड़ में आ रहा है, कहीं भी विटामिन इसके अलावा ऑप्शन 2 के अलावा कहीं दिया नहीं है। और विटामिन सी की जो है यह विटामिन आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। नींबू वंश में के फल में पाया जाता है। ये सब सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ के अगर देखेंगे तो आपके ऑप्शन खुद ब खुद कटते जाएंगे। अब विटामिन सी दुग्ध उत्पाद में तो पाया नहीं जाता है, हरी पत्तियों वाली वनस्पति है नहीं, कुक्कुट उत्पाद है नहीं, ये क्या है, नींबू वंश का है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम मेहनत कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन के लिए आप मेहनत कर रही हैं ताकि आपको सीटेट के सफलता मिले और आपको क्वालिफाइंग मार्कशीट मिले। तो हमारी मेहनत के लिए आप एक बार हमें मोटिवेशन देने के लिए कम से कम कि हम अपने काम में सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अब समय वो है जहाँ पे हम अपनी तैयारी को ज़्यादा करना है, समय कम वेस्ट करना है, बहुत सारे काम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो स्टार्ट हो गए हैं वो आपके विज्ञान शिक्षण जो है वो टीचिंग साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं। तो विज्ञान की प्रकृति के बारे में बात की गई है, और विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है ये टॉपिक 1 है साइंस पेडागोजी का। तो अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो कमेंट करिएगा, वो टॉपिक मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि वहाँ से आपके जो भी क्वेश्चन बने वो आप आराम से कर पाएँ। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट, आप देख रहे हैं यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, तो सिलेबस को फॉलो करते चलिए। आप एक एक सिलेबस को फॉलो करेंगे, आपके खुद ब खुद क्वेश्चंस नंबर आप गेन करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। विज्ञान अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 78 है उसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इस हिसाब से विज्ञान प्रकृति में क्या है, सामाजिक है। साइंस इज़ अ सोशल इन नेचर। ठीक है, तो 78 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, विज्ञान की पाठ्यचर्या। लाइन से आपकी जो साइंस पेडागोजी है उसके सिलेबस से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन, पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण, विज्ञान के उचित मज़ेदार तत्वों को शामिल करना। तो पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता यानी कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स, इसका अर्थ क्या है ये पूछा गया है। और जो होता है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव लेवल है, संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का आयोजन इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है, और मैंने हमेशा बताया है कि आप एनसीएफ को बिना छोड़ के मत जाइएगा। एनसीएफ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, और ये रहा आपका एनसीएफ से क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 का ये क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। अवधारणाओं को रोज़मर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रतिप्रयोगों द्वारा पहुंच जाना चाहिए। अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ए और बी, यानी अवधारणाओं को रोज़मर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए और अवधारणाओं तक गतिविधियों यानी प्रयोगों द्वारा पहुँच जाना चाहिए। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। पूरी वीडियो देखिएगा, ओनली 15 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि 15 क्वेश्चन भी अगर आप इस समय नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य से थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं। कम से कम इतना तो आपको डेली करना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों को पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान के बारे में ज़रूर आपको जानकारी होनी चाहिए। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। थर्ड, जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और विज्ञान के बारे में एक वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन पे विश्वास करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। मिलते आगे क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। और 82, इशू को एक सप्ताह के लिए मौसम रिपोर्ट एकत्र करने का व्यक्तिगत कार्य दिया गया है। नीचे दिए गए आकलन संकेतों से पहचाने कि इशू कहाँ गलत हो गई। वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। तो कौन सा आकलन से ये पहचान हो रही कि इशू कहाँ गलत हो गई है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, वह यह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। और 83, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकलनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना, अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, नियमित गृह कार्य देना। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप, ये उपयोगी रणनीति है, ठीक है। 83 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं और 90 तक हमको देखना है, तो फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें। विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। तो विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। ये बात की गई है। और किसको छोड़ना है कि ये ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें, इसको छोड़कर, ठीक है। तो 84 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है या यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। एक शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे A, C और D यहाँ पे सही हो जाएगा। गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है, ठीक है। 85 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। A, C और D।
क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम है तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी हम इस समय थोड़ी तेज़ी में आप लोगों की तैयारियां भी धीरे धीरे जैसे जैसे कम दिन बचेंगे, तेज़ जितनी तैयारी आप लोग कर रहे हैं उतना ही कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं, तो हम लोग भी अपनी क्लासेस थोड़ा और ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देंगे और बेटर तरीके जो होंगे उनसे कोशिश करेंगे। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। दृश्य और श्रवण सीखना, केवल दृश्य सीखना, दृश्य श्रवण और गतिबोधक सीखना, श्रवण और गतिबोधक सीखना। तो यहाँ पे कक्षा में प्रदर्शन का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। तो प्रदर्शन किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं इसमें किसको आपको शामिल करना है, दृश्य और श्रवण सीखना। तो यहाँ पे दृश्य और श्रवण वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्रदर्शन किया जा रहा है तो आप में दृश्य और श्रवण दोनों ही चीज़ें शामिल होंगी, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दे। शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दे। शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दे। शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिज़ाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। 87 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, BAC। तो ये क्रम होगा आपका BAC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, वाई कोई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वाई क्या हो सकता है? कसकुटा यानी अमरबेल, शैवाल, घटपर्णी यानी पिचर पादप या मैपल वृक्ष। तो वाई कोई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये आपको पहचान दी गई है। और क्लोरोफिल किसमें नहीं होता है ये आपको अगर पता होगा तो भी आप कर लेंगे। तो यहाँ पे जो अमरबेल है यानी कसकुटा है वो यहाँ पे वाई है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 88 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहा गया है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? बृहदांत यानी लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। बृहदांत जो है क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़े तथा छोटी होती है। बृहदांत में पचित भोजन का अवशोषण होता है। बृहदांत में भोजन का परिपाचन होता है यानी एसिमिलेशन होता है। बृहदांत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। कौन सा कथन सही है? जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ द राइट आंसर एंड ये आपका सही हो जाएगा। तो 89 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 और ये आज का साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। सोशल साइंस CDP सभी चल रहे हैं, इसके बाद लैंग्वेज इस 2020 वाले चलेंगे, तो 2021 का पेपर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2020 का पेपर इधर 5-6 मतलब CDP के हमने आप लोगों के साथ 30 क्वेश्चन 2 पार्ट में 15 क्वेश्चन करके किए हैं। साइंस के 15 क्वेश्चन आज ये हो जाएंगे। सोशल साइंस के 4 पार्ट में हो रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, और इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो हमारे चैनल के साथ जुड़ें। तो आप कम से कम शेयर करिए ताकि वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं,
प्यूपा कोशिक विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 जो है, प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, ये कथन रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब लैंग्वेज आप लोगों की स्टार्ट करेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश में जो पूछा गया है पेपर में उसको लेके आएंगे, और साथ साथ जो पेडागॉजी है हर सब्जेक्ट की उसको भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इसको मैंने पेडागॉजी को जानबूझ के रखा था, ये 75 मार्क्स के अगर आप देखें तो सारे पेपर से आती है, और ये अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि अब पेपर नज़दीक है तो दिमाग में रहेगा अच्छे से, और आप उसको पूरे नंबर 75 मार्क्स हैं जो हैं वो कर पाएँ, इसीलिए मैंने इसको अभी रोक के रखा हुआ था। अब इसकी क्लासेस हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखा करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।